नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th क्लास के केमिस्ट्री के इस छठे चैप्टर की बात पर देखेंगे कि जो ये छठा चैप्टर है उसमें अपन ने धातुओं का निष्कर्षण अपन पढ़ रहे हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण में अपन ने धातुओं का अपचयन कर लिया। जब धात्विक ऑक्साइड के अपचयन के बाद जो हमें धातु प्राप्त होती है वो अशुद्ध रूप में होती है, इसलिए हम धातुओं का शुद्धिकरण या धातुओं का शोधन करेंगे। तो धातुओं के शुद्धिकरण की धातुओं के आधार पर कि धातुएं किस प्रकार की हैं और धातुओं में कौन कौन से प्रकार की अशुद्धियां हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर ही हम उनकी विधियों का प्रयोग करेंगे। तो धातुओं को शुद्ध करने के लिए या उसको परिष्कृत करने के लिए कई सारी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधि जो हम काम में लेते हैं। इनमें सबसे पहले जो विधि है वो है आसवन विधि। आसवन विधि द्वारा हम किसी अशुद्ध धातु का शोधन कर सकते हैं। दूसरी है द्रवीकरण। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो द्रव अवस्था में आसानी से पिघल जाती हैं, उनको हम द्रवीकरण द्वारा शोधित करते हैं। दंड विलोडन, विद्युत अपघटनी शोधन, मंडल परिष्करण या जिसे हम कहते हैं जौन परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण, जिसकी दो विधियां होती हैं, मांड प्रक्रम और वॉन आर्केल विधि, और अंतिम होती है मांडलेखी की। तो ये कुछ विधियां हैं बच्चों जिसके द्वारा हम किसी भी अशुद्ध धातु को शुद्ध अवस्था में बदल सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं आसवन विधि की कि आसवन विधि द्वारा हम किन धातुओं को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं। तो आसवन विधि जो है उसमें हम मुख्य रूप से जिंक और मरकरी जो होती हैं धातु, यानी जिनके क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं, निम्न क्वथनांक वाली जो धातुएं होती हैं उनका शोधन हम आसवन विधि से करते हैं। हम इन धातुओं को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये धातुएं क्योंकि कम क्वथनांक वाली होती हैं तो आसानी से वाष्पित हो जाती हैं और वाष्प अवस्था में बदल करके इनको वापस संग्राहक में एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित करके ये पृथक हो जाती हैं शुद्ध अवस्था में, जबकि अशुद्धियां जो होती हैं वो अवाष्पशील होने के कारण नीचे रह जाती हैं और पृथक हो जाती हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम इन धातुओं को जो बहुत ही कम क्वथनांक की होती हैं उनको आसानी से आसवन विधि द्वारा पृथक कर लेते हैं और उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं द्रवीकरण की। द्रवीकरण में क्या करते हैं, जैसे कि टिन, लेड, मरकरी और बिस्मथ, ये जो धातुएं होती हैं इनको हम द्रवीकरण द्वारा पृथक करते हैं। द्रवीकरण में हम क्या करते हैं, एक ढालदार प्लेटफॉर्म होता है। इस ढालदार प्लेटफॉर्म को हम एक परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं, यहाँ से नीचे से इसको गर्म किया जाता है और ऊपर हम क्या करते हैं, इस पर धात्विक ऑक्साइड जो होता है इनके उसको डाल देते हैं। डाल करके जब इसको इस परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है, ये एक भट्टी है, इसमें ये ढालदार प्लेटफॉर्म है। इस ढालदार प्लेटफॉर्म पर जब इसको गर्म किया जाता है, यहाँ से गर्म करते हैं, ये धातु ऑक्साइड है बच्चों। जब इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है, धातु जो होती है कम क्वथनांक की होने के कारण पिघल जाती है और पिघल करके धीरे 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 क्या होती है, एक अलग पात्र में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो शुद्ध धातु द्रव अवस्था में बदल के प्राप्त करना या पृथक करने की प्रक्रिया को हम द्रवीकरण कहते हैं। जबकि अशुद्धियां जो होती हैं वो वाष्प में आसानी से नहीं बदलती और भारी होने के कारण वहीं पर रह जाती हैं। इस प्रकार बच्चों द्रवीकरण विधि द्वारा हम निम्न धातुओं को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं दंड विलोडन की। दंड विलोडन में क्या होता है, जब हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं यानी कॉपर धातु की प्राप्ति करते हैं, उस समय क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की उसमें अशुद्धियां होती है, यानी कॉपर मेट जो होता है, उस कॉपर मेट जो पिघली हुई धातु जो होती है उस धातु में कॉपर ऑक्साइड की कुछ अशुद्धियां होती हैं। उस कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धियों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो पात्र होता है उस पात्र में हरी लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं, हरी लकड़ियों के लट्ठे द्वारा इनको इसमें घुमाया जाता है
चलाया जाता है, जिससे क्या होता है, हरी लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उसमें से निकलने वाली हाइड्रोकार्बन जो होती है, हाइड्रोकार्बन गैस इस कॉपर ऑक्साइड को अपचयित करके कॉपर में बदल देती है और ऑक्सीजन इसमें से हट जाता है। इस प्रकार से ये लकड़ी के लट्ठों द्वारा, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, इन लकड़ी के लट्ठों द्वारा इसको घुमाना, विलोडन करना, इसलिए इसको कहते हैं दंड विलोडन या पॉलिंग विधि। तो इस प्रकार से हम शुद्ध कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं बच्चों, अगली जो विधि है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि जो कि अपन ने अभी पहले भी पढ़ी थी, इसमें क्या करते हैं, हम एक विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करते हैं। उस सेल में हम क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु होती है उसका एक मोटा एनोड लेते हैं और शुद्ध धातु का एक पतला कैथोड बना लेते हैं। उस विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, एक पात्र जो होता है, उसमें उसी धातु के लवण को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, विद्युत अपघटनी पदार्थ के रूप में भर देते हैं और जब इसको विद्युत कनेक्शन से जोड़ा जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो अशुद्ध धातु का जो एनोड है उसमें से धातु जो है वो आयनित होकर के उस विद्युत अपघट्य में आती है और विद्युत अपघट्य में आकर के वापस वो कैथोड की तरफ जाकर के वहाँ अपचयित हो जाती है और अपचयित होकर के संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार जितनी भी शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर इकट्ठी होती रहती है और जो अशुद्धियां हैं वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, जिन्हें हम एनोड पंख के रूप में जानते हैं। तो एनोड पंख के रूप में अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अपन देखते हैं, इसका चित्र बनाकर डायग्राम द्वारा इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन देखते हैं ये एक विद्युत अपघटनी सेल है। इसमें क्या करते हैं अपन, अशुद्ध धातु की एक प्लेट, यानी जो अशुद्ध धातु होता है उसका अपन मोटा एनोड लेते हैं और जो शुद्ध धातु की होती है उसका एक पतला सा अपन कैथोड ले लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, एक उसी धातु का लवण जो होता है, यानी कॉपर सल्फेट, मान लीजिए कॉपर की प्लेट है दोनों, तो कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में डाल देते हैं। जब अपन इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये जो कॉपर है इसमें उपस्थित कॉपर जो है वो ऑक्सीकृत होकर, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और Cu+ के रूप में इसमें आ जाएंगे। कॉपर जो होते हैं वो Cu+ के रूप में आ जाएंगे और ये Cu+ जो है कॉपर आयन जो कैटायन है, ये यहाँ पर जो कैथोड है, इस कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इस पर एकत्रित होते जाएंगे। इस प्रकार से शुद्ध जो कॉपर है ये हमें कैथोड पर एकत्रित हो जाएंगे और हम इसको प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम कहेंगे शुद्ध कॉपर धातु, यानी शुद्ध धातु जो होती है वो कैथोड पर इकट्ठी होती जाती है और जो इसमें अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धि झड़ के इसके नीचे गिरती जाती हैं और एनोड पंख के रूप में इकट्ठी हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें कॉपर के अयस्क की, तो इसमें उपस्थित गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि की जो अशुद्धियां हैं वो एनोड पंख के रूप में इसमें इकट्ठी हो जाती हैं। अगर हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखें तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी कॉपर जो होता है धातु वो ऑक्सीकृत होकर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर आयन के रूप में ऑक्सीकृत हो जाती है और कैथोड पर जाकर पुनः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होकर के शुद्ध धातु के रूप में बदल जाती है। तो इस प्रकार एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा शुद्ध धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं मंडल परिष्करण या जॉन परिष्करण क्या होता है। बच्चों देखें, अपन बात करते हैं जॉन परिष्करण की या मंडल जो परिष्करण है। इसमें क्या करते हैं, हम एक अशुद्ध धातु की छड़ लेते हैं। इस विधि में हम मुख्य रूप से बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और इंडियम, गैल्मियम, ये जो अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों का शुद्धिकरण हम इस विधि द्वारा करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, हम इन धातुओं, अशुद्ध जो धातु होती है इसकी एक छड़ बना लेते हैं, बेलनाकार छड़ बना करके हम इसमें क्या करते हैं, एक हीटर काम में लेते हैं, वृत्ताकार हीटर, जिसे हम कहते हैं वृत्ताकार हीटर जो होता है, इस तरह का ये वृत्ताकार होता है। इस हीटर से इस रॉड को गर्म किया जाता है। इस रॉड को इस हीटर में डाल करके इसको रिंग की तरह इसको घुमाते हैं। एक साइड में घुमाते भी हैं तो केवल इस तरह से घुमाया, फिर वापस गया, फिर यहाँ से घुमाया, यहाँ से निकाल दिया,
फिर हीटर को वापस डाला और फिर मतलब एक साइड हम इस हीटर को गर्म तप्त हीटर को इस रॉड पर घुमाते हैं। क्या होता है, जब हम इस हीटर को घुमाते हैं तो इस हीटर की ऊष्मा से जो अशुद्ध धातु है और शुद्ध धातु है ये दोनों ही पिघल जाती हैं, अशुद्धियां भी और शुद्ध धातु भी पिघल जाती है। और जैसे ही हीटर को हम आगे लेके जाते हैं तो शुद्ध धातु तो क्या होती है, इस हीटर के पीछे पुनः क्रिस्टलीकृत ठंडी होकर के पुनः क्रिस्टलीकृत होती चली जाती है। लेकिन अशुद्धियां जो होती हैं इस पिघली हुई धातु में हीटर के साथ साथ आगे चलती जाती हैं, यानी जो अशुद्धियां हैं इसमें से पृथक होती जाती हैं, इस हीटर के साथ साथ चलती जाती हैं और शुद्ध धातु इसके पीछे रहती जाती है और पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाती है। इस प्रकार जब हम इसको आगे की तरफ घुमाते हैं तो अशुद्धियां आकर के एक यहाँ पर छड़ के किनारे पर एकत्रित हो जाते हैं। जब हम इसको वापस फेरते हैं तो पुनः वही प्रक्रिया होती है, जो धातु होती है वो धातु पीछे पुनः क्रिस्टलीकृत होती रहती है और हीटर आगे चलता रहता है, अशुद्धियां इसके साथ साथ चलती रहती हैं। और ये हीटर को जो घुमाने की प्रक्रिया है वो एक ही दिशा में होती है, क्योंकि ये जो हीटर है इस हीटर के बीच में पिघली हुई अशुद्धियां पुनः क्रिस्टलीकृत धातु इधर आ जाती है। तो ये जो है ये मंडल कहलाता है, जॉन कहलाता है, यानी हीटर का वह क्षेत्र जहां पर पिघली हुई धातु और उसमें अशुद्धियां डिप रहती हैं, निलंबित रहती हैं, उस क्षेत्र को हम मंडल या जॉन कहते हैं। इसलिए इस विधि को जॉन परिष्करण या मंडल परिष्करण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस विधि के माध्यम से हम बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम आदि अर्धचालक जो होते हैं उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इस प्रकार हम मंडल परिष्करण और जॉन परिष्करण द्वारा शुद्ध धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। छड़ के किनारे पर शुद्ध धातु एकत्रित हो जाती है और अशुद्धियां छड़ के दूसरी तरफ चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं वाष्प प्रावस्था परिष्करण की। वाष्प प्रावस्था परिष्करण की अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसमें अपन क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु होती है उसका हम एक यौगिक से क्रिया कराकर, एक उचित यौगिक से उसकी क्रिया कराकर पहले वाष्पशील यौगिक में उसको बदला जाता है। जब वाष्पशील यौगिक बन जाता है तो उसका अपघटन करके हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की दो विधियां हैं। पहली विधि है मॉन्ड प्रक्रम, जिसमें हम निकल धातु का शोधन करते हैं, और दूसरी विधि है वॉन आर्केल विधि, इसमें हम जर्कोनियम और टाइटेनियम दो धातुओं का शोधन करते हैं। दोनों ही प्रक्रिया में हम पहले इनकी क्रिया एक किसी यौगिक से करा करके वाष्पशील यौगिक का निर्माण करते हैं और फिर उसको गर्म करके शुद्ध धातु को पृथक कर लेते हैं और वो यौगिक पुनः उसमें से हट जाता है। इस प्रकार हम इस विधि में इन धातुओं का शोधन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मॉन्ड प्रक्रम में क्या होता है। मॉन्ड प्रक्रम में क्या होता है बच्चों, मॉन्ड प्रक्रम में निकल धातु का शोधन किया जाता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो अशुद्ध निकल होती है, ये जो निकल है ये अभी अशुद्ध है, यानी इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। इस अशुद्ध निकल की हम अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से करा करके इसको एक यौगिक में बदल दिया जाता है जो वाष्पशील होता है। उस वाष्पशील यौगिक को जब वापस अपघटित किया जाता है तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अपन देखते हैं इसकी अभिक्रिया को कि जब निकल की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से 303 से 350 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है तो टेट्रा कार्बोनिल निकल एक संकुल बनता है जो कि वाष्पशील होता है। ये एक वाष्पशील संकुल बन जाता है। इस संकुल बनने के बाद जब इस संकुल को 450 से 470 डिग्री केल्विन पर अपघटित किया जाता है तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। इसके साथ जो अशुद्धियां होती है वो भी पृथक हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों निकल धातु को किसी एक संकुल में बदलकर जो वाष्पशील होता है फिर उसको वापस अपघटित करके शुद्ध धातु को प्राप्त करने की विधि को हम मॉन्ड प्रक्रम कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं दूसरी विधि वॉन आर्गेल विधि। इसमें हम क्या करते हैं, जर्कोनियम और टाइटेनियम जो होता है इसको एक अन्य यौगिक जैसे कि आयोडीन से क्रिया कराकर हम पहले इसका एक वाष्पशील यौगिक बना लेते हैं और फिर उसको गर्म करके वापस शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो बच्चों इसकी अपन रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। वाष्प प्रावस्था में
वॉन ऑर्कल विधि की। तो वॉन ऑर्कल विधि में क्या होता है, जैसे जर्कोनियम जो है वो अशुद्ध धातु के रूप में होता है, इसकी हम आयोडीन से क्रिया कराते हैं 870 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये एक वाष्पशील यौगिक बना देता है जर्कोनियम आयोडाइड। जर्कोनियम आयोडाइड जो होता है ये वापस क्या करता है 1800 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर जब अपन इसको गर्म करते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो यह अपघटित होकर शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है और आयोडीन और इसके साथ अन्य अशुद्धियाँ जो होती है वो पृथक हो जाती है। इसकी दो विधि पहले ये है। दूसरा अपन टाइटेनियम को देखते हैं कि अशुद्ध टाइटेनियम को जब आयोडीन से क्रिया कराते हैं तो ये भी एक वाष्पशील यौगिक बना देता है। इस वाष्पशील यौगिक को ये बनता है 500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, और जब इसको वाष्पशील जो यौगिक है इसको 1700 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो टाइटेनियम धातु जो होती है पिघल करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है और अन्य अशुद्धियाँ जो है इसमें से पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार बच्चों ये जो विधि है वॉन ऑर्कल विधि, इसमें हम टाइटेनियम और जर्केनियम जो होता है उसको आसानी से पृथक कर लेते हैं, उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं वर्णलेखी क्या होती है या क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी की मुख्य रूप से वैसे तो 3 विधियां होती हैं वर्णलेखी की। अपन देखते हैं कौन कौन सी 3 विधि है, इसमें तीनों विधि की बात करते हैं। पहली जो इसकी विधि है वो है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी यानी इसे हम कहते हैं स्तंभ वर्णलेखी। स्तंभ यानी कॉलम के रूप में होती है ये, इसलिए इसे हम कहते हैं स्तंभ वर्णलेखी। दूसरी जो इसमें होती है वो होती है वितरण क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और इस वितरण क्रोमेटोग्राफी को अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। तीसरी इसकी जो विधि होती है वो होती है आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी, और जो होती है वो होती है आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अपन इसमें केवल यहाँ अपने कोर्स में केवल अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी यानी कि स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही केवल कोर्स में है, तो अपन केवल इसी का अध्ययन करेंगे कि इसको किस प्रकार से अपन इसके माध्यम से धातुओं को शुद्ध करते हैं। देखो बच्चों, अपन अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पढ़ेंगे। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी को कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। इस विधि के माध्यम से F ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, F ब्लॉक के तत्वों का शुद्धिकरण जो होता है वो अपन इस विधि से करते हैं। पृथक्करण इस विधि से करते हैं। अपन क्या करते हैं कि F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके मिश्रण को एक कॉलम में, एक स्तंभ होता है जिसमें अधिशोषक भरा रहता है। उस अधिशोषक जो कि सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल का बना होता है, इसमें डालते हैं। पहले इसके जो तत्व होते हैं उनको एक उचित निक्षाप में घोल करके मिश्रण बना दिया जाता है। उस मिश्रण को मान लीजिए A, B, C 3 प्रकार के कोई तत्व हैं, उस मिश्रण को इस कॉलम में ऊपर से अपन डालते हैं। ऊपर से डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, इन तत्वों का, क्योंकि ये धातुएं अलग अलग प्रकार की हैं और इनके अधिशोषित होने की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो जब हम इनको ऊपर से डालते हैं तो अलग अलग जो धातुएं हैं वो अधिशोषण क्षमता के आधार पर इस जो अधिशोषक है सिलिका जेल उस पर अधिशोषित होता जाता है और अलग अलग रंगीन पट्टियों के रूप में ये तीनों की तीनों तत्व जो हैं वो पृथक हो जाते हैं। जैसे कि अपन यहाँ देखते हैं आगे कि ये तत्व जो है वो एक अलग रंगीन पट्टी के रूप में अधिशोषित हो गए, क्योंकि इसकी अधिशोषण क्षमता सबसे अधिक थी, इसलिए ये शीघ्रता से अधिशोषित हो गया। उसके बाद जिसकी कम थी वो थोड़ा नीचे आया, बी जो है वो अलग पट्टी के रूप में एकत्रित हो गया। इसी प्रकार से सी जो धातु है या तत्व है उसकी अधिशोषण क्षमता सबसे कम होने के कारण वो अधिशोषक के नीचे की तरफ जाकर के एक अलग पट्टी के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार हम A, B, C तीनों को पृथक कर लेते हैं। इनको इस कॉलम में से निकाल करके तीनों को काट करके एक उचित विलयन में घोल करके तीनों को पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम इन सभी विधियों द्वारा आसवन से लेकर वर्णलेखी यानी क्रोमेटोग्राफी विधियों तक हम धातुओं का शोधन कर लेते हैं, और इस प्रकार धातु कर्म में हम चूर्णीकरण से लेकर विभिन्न स्टेप होते होते और अंत में हम एक शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग धातुओं को शुद्धिकरण की अलग अलग विधियां होती हैं।
अलग अलग प्रोसेस से हम उसके सारी प्रक्रियाएं करते हैं और शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इससे जो आगे की जो मुख्य टॉपिक हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।